दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी अच्छी कहानी है, बहुत ही प्यारे मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है ऑलवेज़ टेल द ट्रुथ। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो शब्द है TRUTH, ट्रुथ एक नाउन है जिसका मतलब होता है सच, और इसको वर्ब बनाने के लिए हमें टेल का यूज़ करना होता है। तो टेल द ट्रुथ का मतलब होता है सच बोलना। ऑलवेज़ मतलब हमेशा। तो क्या अर्थ हुआ? ऑलवेज़ टेल द ट्रुथ, हमेशा सच बोलें। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें, और यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे लिटिल पुनीत वॉज अलोन एट होम। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वॉज या फिर वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों, जब सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में कोई भी हम वाक्य बनाते हैं तो ऐसे वाक्यों में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, और यही कारण है इस तरह के जो वाक्य हैं उनको नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, लिटिल पुनीत छोटा पुनीत, वॉज अलोन अकेला था, एट होम घर पर। पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक दिन छोटा पुनीत घर पर अकेला था। हिज मदर एंड फादर हैड गॉन टू अ मैरिज सेरेमनी। क्या अर्थ हुआ? हिज मदर एंड फादर। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाना। जैसे वह आया था, वह गया था, मैं खाना खा चुका था, मैंने उसे पढ़ाया था, लिया था, दिया था, चुका था। इस तरह के जो भी आप वाक्य सुनते हैं जहाँ पर था आएगा, साथ में ये पता चले कि पास्ट में कोई क्रिया पूरी हो चुकी थी, तो ऐसे वाक्यों को पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहा जाता है। और दोस्तों, पास्ट परफेक्ट में अच्छी बात यह है कि एक ही हेल्पिंग वर्ब है जिसे हर सब्जेक्ट के साथ लगाया जाता है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हमें सिर्फ हेड का ही यूज़ करना होता है जैसा यहाँ पर किया गया है, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। गो का मतलब होता है जाना, और थर्ड फॉर्म है गॉन। तो क्या अर्थ हुआ? हिज मदर उसकी माँ, एंड फादर और पिता, हैड गॉन गए हुए थे। कहाँ गए हुए थे? टू अ मैरिज सेरेमनी एक विवाह समारोह में। और दोस्तों, मैंने आपको पास्ट परफेक्ट के बारे में समझाया। मैं आपको एक वाक्य देना चाहूँगा, आप उसको नोट कर लीजिए। मैंने कल खाना नहीं खाया था। रिपीट द सेंटेंस, मैंने कल खाना नहीं खाया था। तो दोस्तों, ये पास्ट परफेक्ट का ही वाक्य है। आप इसको ज़रूर ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। चलिए आगे देखिए। पुनीत सॉ आ स्टेपलर लाइंग ऑन हिज फादर्स टेबल। क्या अर्थ हुआ? पुनीत सॉ ऑफ स्टेपलर लाइंग। दोस्तों, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। सी का मतलब होता है देखना, और सेकंड फॉर्म है सॉ। पुनीत सॉ, पुनीत ने देखा। आ स्टेपलर, दोस्तों स्टेपलर वही स्टेपलर जिससे पेजेस वगैरह पे पिन लगाई जाती है, उसको स्टेपलर कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि पुनीत ने एक स्टेपलर देखा। लाइंग, लाइंग का मतलब पड़ा हुआ, और ये एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किया गया। पड़ा हुआ देखा। कहाँ पड़ा हुआ देखा? ऑन मतलब कि पर, ऑन हिज फादर्स टेबल। यहाँ फादर के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब होता है का, के, की। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। ऑन हिज फादर्स टेबल का मतलब हुआ अपने पिता की टेबल पर। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? पुनीत सॉ अ स्टेपलर लाइंग ऑन हिज फादर्स टेबल। पुनीत ने अपने पिता की टेबल पर, या इसको मेज कह सकते हैं हिंदी में, अपने पिता की मेज पर एक स्टेपलर को पड़ा हुआ देखा। आगे देखिए।
ही picked up the stapler and started playing with it. He picked up the stapler। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। पिक अप मतलब होता है उठाना, सेकंड फॉर्म है पिक्ड। ही पिक्ड अप द स्टेपलर, उसने स्टेपलर को उठाया, एंड स्टार्टेड शुरू कर दिया, प्लेइंग खेलना, विद इट उसके साथ। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही पिक्ड अप द स्टेपलर, उसने स्टेपलर उठाया, एंड स्टार्टेड प्लेइंग विद इट और उसके साथ खेलने लगा। खेलने लगा या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं उसके साथ खेलना शुरू कर दिया, एक ही मतलब है। आगे देखिए, ही टोर द पेजेस ऑफ एन ओल्ड बुक एंड बिगेन टू स्टेपल दैम। क्या अर्थ हुआ? ही टोर द पेजेस ऑफ एन ओल्ड बुक। ये भी दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। यदि आप वर्ब नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिए। TEAR, टीयर का मतलब होता है फाड़ना। कोई चीज़ हम फाड़ते हैं उसको टीयर कहते हैं, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई। आप कृपया करके इसको नोट कर लीजिए। TORE, ही टोर, उसने फाड़ दिए। क्या फाड़ दिए? द पेजेस, पेजेस को फाड़ दिया, ऑफ एन ओल्ड बुक, एक पुरानी किताब के, एंड बिगिन, और बिगिन मतलब शुरू करना, और सेकंड फॉर्म बिगिन, और शुरू कर दिया, टू स्टेपल, उनको जोड़ना शुरू कर दिया, दैम। स्टेपल का मतलब होता है जब हम पिन लगाते हैं दो कागज़ों पे। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही टोर द पेजेस ऑफ एन ओल्ड बुक एंड बिगेन टू स्टेपल दैम। उसने एक पुरानी किताब के पेजेस को मतलब कि पेजों को फाड़ दिया और उन्हें स्टेपल करने लगा, और उन्हें स्टेपल करना शुरू कर दिया। आगे देखिए, व्हेन द स्टेपल्स गॉट फिनिश्ड ही ट्राइड टू रिफिल द स्टेपलर। दोस्तों REFILL रिफिल का मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा से भरना, और ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। व्हेन द स्टेपल्स, और दोस्तों जो पिन होती हैं स्टेपलर की उनको स्टेपल कहा जाता है। क्या अर्थ हुआ? व्हेन मतलब कि जब, द स्टेपल्स गॉट फिनिश्ड, जब जो स्टेपल्स थी वो ख़त्म हो गई। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू रिफिल द स्टेपलर, उसने रिफिल को रिफिल करने की, दोबारा भरने की उसने कोशिश की। आगे देखिए, since he did not know how to do it, he broke the stapler। क्या अर्थ हुआ? since he did not know how to do it। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया। ये सब्जेक्ट है, इसके बाद डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो आप इसको ज़रूर नोट करें। जब आप पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट फिर फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है। तो क्या अर्थ हुआ? सिंस, क्योंकि, ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था, हाउ टू डू इट, इसको करना, ही ब्रोक द स्टेपलर। और ये दोस्तों पास्ट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। ब्रेक मतलब तोड़ना, सेकंड फॉर्म ब्रोक। ही ब्रोक द स्टेपलर, उसने स्टेपलर को तोड़ दिया। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? Since he did not know how to do it, क्योंकि वह नहीं जानता था इसको करना। He broke the stapler, उसने स्टेपलर को तोड़ दिया। तो दोस्तों यहाँ तक आपको कहानी समझ आई गई होगी, क्योंकि ये जो बालक था जो स्टेपलर से खेल रहा था उसने कुछ पुरानी किताबों को, पेजेस को फाड़कर उन्हें स्टेपल करने की कोशिश की, जो आमतौर पर बच्चे करते हैं। कोई भी नई चीज़, नया मतलब उनके लिए खिलौना ही होती है। और जब उसकी जो पिन थी ख़त्म हो गई तो उसने उसको रिफ़िल करने की कोशिश की, लेकिन ये जो बच्चा था उस बात को नहीं जानता था कि इसको कैसे किया जाता है। तो यही कारण था कि उससे वो टूट गया, स्टेपलर टूट गया। पुनीत गॉट स्केयर्ड एंड लेफ्ट द स्टेपलर ऑन द टेबल। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? पुनीत गॉट स्केयर्ड। दोस्तों ये जो स्केयर्ड है ये एडजेक्टिव है और इसको यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर ही प्रयोग किया गया। स्केयर्ड मतलब डर जाना। लेकिन दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ पर इस एडजेक्टिव को वर्ब बनाया गया है, क्योंकि जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर एक एडजेक्टिव को वर्ब बनाना चाहते हैं तो उसको वर्ब बनाने के लिए हमें एक सपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब के रूप में गेट का इस्तेमाल किया गया है, और ये पास्ट का वाक्य है, इसने गेट की सेकेंड फॉर्म लगाई गई है जो कि होती है गॉट। तो क्या अर्थ हुआ? पुनीत गॉट स्केयर्ड। पुनीत गॉट स्केयर्ड का मतलब हुआ कि पुनीत डर गया,
एंड लेफ्ट द स्टेपलर ऑन द टेबल। और लीव का मतलब छोड़ना, सेकंड फॉर्म लेफ्ट, एंड लेफ्ट द स्टेपलर ऑन द टेबल, और स्टेपलर को टेबल पर छोड़ दिया। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि पुनीत डर गया और स्टेपलर को टेबल पर छोड़ दिया। नेक्स्ट डे व्हेन हिज फादर आस्क्ड अबाउट द ब्रोकन स्टेपलर, पुनीत कन्फेस्ड दैट ही हैड ब्रोकन इट। क्या अर्थ हुआ? नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे मतलब कि अगले दिन, व्हेन हिज फादर आस्क्ड अबाउट द ब्रोकन स्टेपलर। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। आस्क मतलब पूछना, सेकंड फॉर्म आस्क्ड। अगले दिन, व्हेन मतलब जब, अगले दिन जब उसके पिता ने टूटे हुए स्टेपलर के बारे में पूछा। आस्क अबाउट द ब्रोकन स्टेपलर, अगले दिन जब उसके पिता ने टूटे हुए स्टेपलर के बारे में पूछा। पुनीत कन्फेस्ड, दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, CONFESS। कन्फेस का मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, किसी चीज़ को कबूल करना। खासकर जब किसी व्यक्ति ने अपराध किया हो, कोई गलती की हो, उस चीज़ को मान लेना, कबूल करना या स्वीकार करना, उसको कन्फेस कहा जाता है। और ये पास्ट का वाक्य है, इसलिए सेकंड फॉर्म लगाई गई है। क्या अर्थ हुआ? पुनीत कन्फेस्ड, पुनीत ने स्वीकार किया, दैट की ही हैड ब्रोकन इट, कि उसने उसे तोड़ा था। चलिए, और दोस्तों ये भी पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। जैसा भी आपको सेकंड फॉर्म देखने को मिली थी, ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक, और ये थर्ड फॉर्म है ब्रोकन। तो इस तरह से पूरा वाक्य का मतलब क्या निकला यहाँ से यहाँ तक कि अगले दिन जब उसके पिता ने टूटे हुए स्टेपलर के बारे में पूछा, पुनीत कन्फेस्ड दैट ही हैड ब्रोकन इट, पुनीत ने स्वीकार किया कि उसने उसे तोड़ा था। हिज फादर प्रेज्ड हिम फॉर टेलिंग द ट्रूथ। दोस्तों प्रेज का मतलब होता है किसी की तारीफ़ करना, प्रशंसा करना। हिज फादर प्रेज्ड हिम फॉर टेलिंग द ट्रूथ, उसके पिता ने सच बोलने के लिए, फॉर टेलिंग द ट्रूथ मतलब सच बोलने के लिए उसकी प्रशंसा की। बट ऑल्सो आस्क्ड हिम नॉट टू फिडल विथ थिंग्स, लेकिन साथ में उसको ये भी बताया, नॉट टू फिडल विथ थिंग्स, कि वो उन चीज़ों के साथ ना खेले विच ही डिड नॉट नो हाउ टू यूज़, जिन्हें वे इस्तेमाल करना नहीं जानता। चलिए, तो जो उसके पिता थे उन्होंने उसकी तारीफ़ भी की क्योंकि उसने सच बोला था। साथ के साथ उन्होंने उसको ये भी कहा कि वो उन चीज़ों के साथ फिडल ना करे, मतलब उन चीज़ों में वो ना उलझे जिनके बारे में वो नहीं जानता। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी यहीं ख़त्म होती है, बहुत ही प्यारे मॉरल के साथ। और इफ़ आई just talk about the moral of the story is very simple, that we should always try to speak the truth. And sometime that it is seen that most of the people and some people they just tell a lie on very small things. I think that is not a good habit. We should try to speak the truth because honesty is the best policy. So this is the moral of the story. And guys, apart from this, I always request you guys that please always try to share your valuable feedback. I always request you guys to share your feedback and your suggestions so that we can improve the quality of this content. And sometime you guys ask me that how can we improve our English. So guys, it's very simple, that you should try to do a lot of practice if you really want to improve your communication skills. And how you can do it, just talk to your friends, talk to anyone who can talk to you in English. And apart from this, you should start reading English newspaper or English book, and it will definitely improve your communication skills. And apart from this, by reading English newspaper and books, you can also improve your pronunciation and you can get the better quality. So guys, that's it for today. I hope you enjoyed the session. If you really liked so, and it's my request, do like this video and subscribe the channel if you have not subscribed yet. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.